दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 5वां भाग, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और संप्रभुता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 5। दोस्तों आज की वीडियो का ये जो प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला प्रश्न है रूसो से संबंधित। रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। ऑप्शन है आपके सत्य, कर्तव्य, शक्ति या फिर कानून। तो दोस्तों रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में कानून को माना जाता है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो इन ऑप्शंस में से सत्य, कर्तव्य, सही और कानून में से कानून को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। दोस्तों सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है और रूसो कहता है सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन इच्छाओं का योग है जिसका उद्देश्य सामान्य हित या सामान्य कल्याण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये कथन आप जानते हैं रूसो का है और इस वाक्य से रूसो का आशय क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए और सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। दोस्तों मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस कथन से रूसो का अभिप्राय ये है कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। दोस्तों रूसो का मतलब ये है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था लेकिन कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। इसलिए यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, यानी इन श्रृंखलाओं को तोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न उसी से वो महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक रूसो का ये कथन है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को? ऑप्शन है आपके रूसो, हाब्स, लाक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थॉमस हाब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को। दोस्तों हाब्स प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक था और उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसे और भय को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया था? तो ऑप्शन है आपके ग्रीन, बोसांके, कांट और हीगल। दोस्तों ये सभी विचारक जो हैं ये आदर्शवादी विचारक या आइडियलिस्टिक थिंकर माने जाते हैं। कांट, बोसांके, ग्रीन और हीगल ये आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। प्रश्न ये है कि किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? तो ये विचारक हैं कांट। दोस्तों कांट ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत में जो है उन व्यक्तियों को स्वतंत्र माना है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आध्यात्मिक सिद्धांत विकसित करने वाला विचारक कांट है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ये विचारक हैं सर हेनरी मैन। हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत या संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि कहकर आलोचना की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्वों में राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध,
धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना शामिल हैं। तो याद रखिएगा, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या इसी को विकासवादी सिद्धांत माना जाता है। इसमें रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना शामिल है और ऐसा माना जाता है कि राज्य का जो उदय है या राज्य की उत्पत्ति है, इतिहास और विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। राज्य एक लंबे समय तक हुए विकास का परिणाम है और ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत भी माना जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक मैकाइवर हैं। राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलेनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हाब्स, लाक और रूसो हैं और गिलक्राइस्ट के अनुसार दोस्तों, राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध और धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला प्रश्न है, देखते हैं राज्य के विकास में कौन कौन से तत्व सहायक रहे हैं। ऑप्शन है आपके रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, राज्य के विकास में ये सभी तत्व सहायक रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है। तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियां, इन सभी की भूमिका राज्य के विकास में रही है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन या समर्थन किसने किया है। ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, गिलक्राइस्ट, जेम्स प्रथम और एच.जे. लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों, जेम्स प्रथम ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत यानी डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट थियरी का प्रतिपादन किया है। और ये जो जेम्स प्रथम हैं 17वीं शताब्दी के स्टुअर्ट राजा, इन्होंने अपनी पुस्तक द ट्रू लॉ ऑफ मोनार्की में प्रतिपादन किया है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो सही उत्तर है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। और एक प्रश्न है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो सही उत्तर है, दैवीय सिद्धांत के। मनु जो हैं राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। मनु का मानना है कि जब पृथ्वी पर सभी जगह अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, तब ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कुल कितने देवता हैं। ऑप्शन है आपके 4, 3, 8 और 6। तो दोस्तों, सामान्यतः कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित किया है। उसी प्रकार कौटिल्य ने राजा या राज्य के निर्माण में दैवीय भूमिका को नहीं माना है। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न देखा जाए, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का प्रश्न है, कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत में जो देवता हैं वो कौटिल्य में नहीं, कौटिल्य समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जबकि मनु ने 8 देवताओं के अंशों को स्वीकार किया है राजा में। अगला प्रश्न है, मनु के विराट रूप की अवधारणा में या विशाल पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है। तो सही उत्तर है दोस्तों 8। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के अंशों से की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों का समावेश होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है आपके कौटिल्य, याज्ञवल्क्य, नारद और मनु। तो सही उत्तर है, मनु द्वारा राजधर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत नहीं मानता है। क्या नहीं मानता है। ऑप्शन है आपके राजा लोग पृथ्वी पर जीवित प्रतिमाएं हैं, ये मानता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी है, ये तो मानता है राज्य का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हों और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। तो ये जो है, ये राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ये नहीं मानता है। एक ऑप्शन और है, राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। तो ये देखिए, ए, बी और डी आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो सी है,
सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ये राज्य की दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के द्वारा पोषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन ए और आर, आपको सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देखिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर आधारित है, एकदम सही है। कारण है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमति की भूमिका को निरस्त करता है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत ऑप्शन देख लेते हैं। धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है और लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। तो दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, डिवाइन ओरिजिन थियरी ऑफ स्टेट, ये धर्म को राजनीति से मिलाता है और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी और दुनिया के सभी धर्मों के लोग इस मत को मानते हैं कि राजनीतिक सत्ता का मूल जो है वो दैवीय वरदान ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है आपके शक्ति सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत। तो सही उत्तर है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारण है। ये विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत से संबंधित है और ये माना जाता है कि राज्य के विकास में जो है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, इन सभी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, ये किसने कहा है? E.M. व्हाइट, M.P. मोफट, विनिंग एंड विनिंग, F.J. गाउल्ट। देखिए, ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, आप अलग से इसको नोट कर लीजिएगा। GIC प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। तो ये कथन है बिनिंग एंड बिनिंग का। बिनिंग एंड बिनिंग की मान्यता है कि अच्छे नागरिक और उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? तो आप जानते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वर्णन करता है और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तकों में हाब्स, लॉक और रूसो का नाम प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं और 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत आप जानते हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। एक प्रश्न बहुत ही आसान है, आपके जुबान पे ये प्रश्न रहता है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक? तो सही उत्तर है हाब्स, लॉक, रूसो। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंध रखता है? तो ये राज्य के जो है मूल, राज्य का मूल या राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स, लॉक और रूसो एक मत हैं? ऑप्शन देख लीजिए। राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है? नहीं। राज्य शक्ति का परिणाम है? नहीं। राज्य समझौते का परिणाम है? एस। और राज्य विकास का परिणाम है? नो। तो सही उत्तर है हाब्स, लॉक और रूसो समझौतावादी विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य जो है समझौते का परिणाम है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः क्या चाहता है? ऑप्शन है आपके, राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, यथास्थिति के औचित्य को बताना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या करना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही उत्तर है सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या भी करता है। दोस्तों, इसका उद्देश्य समझौते का स्वरूप, सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना और राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति क्या दायित्व है, इसके मूल में यही धारणा प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है आपके, जेंक्स, हेनरी मैन, लास्की या फिर मॉर्गन। तो राज्य की उत्पत्ति का जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है वो हेनरी मैन के साथ जुड़ा हुआ है। हेनरी मैन का मानना है कि राज्य परिवार का बृहत रूप है और ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता होती है
और हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं। यही प्रश्न देखिए एक बार और आया है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक, तो ये हैं हेनरी मैन। अब आइए देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलन कराना है। हाब्स की कृति क्या है? लेवायथन आप जानते हैं। रॉबर्ट फिल्मर पितृसत्तात्मकता के विचारक हैं। रूसो की रचना है एमाइल और जॉन लॉक की रचना है सिविल सरकार पर ट्रीटीज, यानी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो ये सही मिलान आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य ही नगर था और वह चर्च भी है, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ऑप्शन है स्विस कैंटन का, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का और फ्रांसीसी नगरों का। तो सही उत्तर है राज्य ही नगर और चर्च था। ये यूनानी नगरों का यानी यूनानी सिटी स्टेट्स के बारे में ये कहा गया है और ये वाक्य यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों द्वारा कहा गया है कि राज्य ही नगर था और चर्च भी। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बाद आइए जानते हैं संप्रभुता। संप्रभुता बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और इसके ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती है। और राज्य के प्रमुख तत्वों में राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता, यानी जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को माना गया है। अब आइए देखते हैं संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन है आपके आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि। तो सही उत्तर है दोस्तों संवैधानिक विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसे राज्य का फंडामेंटल लॉ भी माना जाता है। और ब्राइस का मानना है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य के द्वारा अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो सही उत्तर है जनतंत्र अथवा लोकतंत्र। जनतंत्र अथवा लोकतंत्र शासन का वो प्रकार है जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है। इसमें ये माना जाता है कि जनता ही सर्वोच्च शक्तिमान संस्था है और जनता के अंदर सभी शक्तियाँ निहित होती हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु हो सकती है, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन रूसो का है, जो मानते हैं कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है लेकिन इच्छा का नहीं, क्योंकि इच्छा संप्रभु होती है। अगला प्रश्न संप्रभुता से संबंधित, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके जन संप्रभुता, विधिक संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है उसे विधिक संप्रभुता कहा जाता है। विधिक संप्रभुता डी ज्यूरे और वास्तविक संप्रभुता डी फैक्टो होती है, लेकिन राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की शक्ति, वैधानिक शक्ति जो होती है वो डी ज्यूरे यानी विधिक संप्रभुता में ही निहित होती है। अगला प्रश्न है ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित और राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो सही उत्तर है ऐसे कानूनों को राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। राज्य के द्वारा निर्मित और उसके भूभाग में या उसके क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाला कानून नेशनल लॉ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं है? तो ये कथन दोस्तों समझौतावादी विचारक लॉक का है। लॉक ने अपनी पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले हैं, ये कथन किसका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अलग प्रकार का प्रश्न है। अप्पा दोराई, आर.जी. गेटेल, डॉक्टर P.S. मुहार और आर्यन गिलक्राइस्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले, डॉक्टर P.S. मुहार का कथन है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? ऑप्शन है आपके सालमंड, ऑस्टिन, डायसी या फिर हालैंड।
तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन हालैंड का है। हालैंड की रचना है एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें उन्होंने कहा है कि कानून बाह्य कार्यों के वो सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला प्रश्न है डी ज्यूरे या वैधानिक संप्रभुता सर्वसत्तात्मक का मतलब क्या होता है। तो डी ज्यूरे का मतलब अभी हमने पढ़ा है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार जो होता है उसे डी ज्यूरी या वैधानिक सत्ता कहा जाता है। डी ज्यूरे प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन है आपके हाब्स, रूसो, लाक और टी.एच. ग्रीन। तो सही उत्तर है दोस्तों कानूनी संप्रभुता की संकल्पना सबसे पहले हाब्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उसने राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया था और जिसे बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने सिद्धांतों को स्थापित भी किया था। अगला प्रश्न है कानून संप्रभु का एक आदेश है ये कथन किसका है। तो ये कथन जॉन ऑस्टिन का है। ऑस्टिन को एकलवादी संप्रभुता का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है या विचारक माना जाता है। उसकी रचना है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें उसने कानून को संप्रभु का आदेश माना है। अगला प्रश्न है अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है किसने कहा है। तो ये कथन थॉमस हॉब्स का है। उसने कहा है कि अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है और वो मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वो प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजे गए आदेश होते हैं। अगला प्रश्न है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत या फिर समाजशास्त्री सिद्धांत। तो सही उत्तर है कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है आदेशात्मक सिद्धांत। आदेशात्मक सिद्धांत सबसे स्वीकृत और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसका समर्थन बोंदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन और डायसी की कृतियों में मिलता है। अगला प्रश्न है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार होता है ये कथन किसका है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके हाब्स, लाक, रूसो और बोंदा। तो इसमें हाब्स जो है उसे संप्रभुता का प्रथम विचारक माना जाता है। बोंदा, हाब्स, ऑस्टिन ये सभी संप्रभुता के प्रमुख विचारक हैं, लेकिन ये जो कथन है वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार होता है ये हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। तो राज्य के जो तत्व हैं जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, इसमें से संप्रभुता वो तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा राज्य तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो ये तत्व है आपका संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। इसी आधार पर अगला प्रश्न भी है यूपीजीआईसी परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा तत्व राज्य को सर्वोच्च संस्था बनाता है। तो ये है दोस्तों संप्रभुता। राज्य का सर्वोच्च तत्व या सर्व प्रमुख तत्व संप्रभुता है। अगला प्रश्न यही है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा संप्रभुता को राज्य का आत्म तत्व माना जाता है और बिना संप्रभुता के राज्य जो है राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से भी संबंधित है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए संविधान, सरकार, राष्ट्रपति और जनता। तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है और ऐसा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग जो हैं वो संप्रभु हैं। अगला प्रश्न है प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, बोंदा या फिर लाक ने। तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रांसीसी विचारक जीन बोंदा ने प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में किया था। अगला प्रश्न है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है ये कथन किसका है। तो ये कथन है गिलक्राइस्ट का, जो मानते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है।
अगला प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु जो है उसकी खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची अवधारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके डायसी, गिलक्राइस्ट, लीकाक या फिर गेटेल। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये गेटेल का कथन है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः क्या है? एक राजनीतिक अवधारणा है, वैधानिक अवधारणा है, दार्शनिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से जो अवधारणा है वह है वैधानिक। संप्रभुता या सॉवरेनिटी एक वैधानिक अवधारणा है। अगला प्रश्न है, स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन आप जानते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का है। उसने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचारों का वर्णन करते हुए कहा है कि व्यक्ति स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर और मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा। ऑप्शन है आपके ग्रोसियस, ओपेनहाइमर, कांट या फिर रूसो। तो सही उत्तर है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन ह्यूगो ग्रोसियस द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बाह्य संप्रभुता क्या है जान लेते हैं। कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेश नीति का निर्धारण अन्य राज्यों से मैत्री संबंध, लेन देन या युद्ध के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसे ही बाह्य संप्रभुता कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो इसमें आपने राज्य की उत्पत्ति से संबंधित शेष प्रश्नों को और संप्रभुता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किए। ये वीडियो हमने पहले ही बता दिया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि आगे परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न आएँ तो उनका सही सही जवाब आप दे सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।